कहना, जब आप कहते हो लड़का लड़की एक समान, फिर भेदभाव करना बंद करो ना। आप एक तरफ 52 कानून बनाते हो और एक तरफ एक भी कानून नहीं है। एक तरफ लाखों करोड़ों देते हो, दूसरी तरफ पुरुषों के सारे राइट दबा देते हो। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? क्योंकि 70% पुरुष जो है उसके पास कोई भी लॉज नहीं है जो उसके राइट्स को बचाते हो। कोई भी महिला आती है, कोई भी उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज करती है, डोमेस्टिक वायलेंस करती है, तो वो अपना बचाव नहीं कर सकता। वो पुलिस के पास जाता है, कोर्ट के पास जाता है, कोई लॉज नहीं होते उनके पास, तो वो भी उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाते, जिसके कारण वो निराश होकर सुसाइड कर लेता है। दिन प्रतिदिन सुसाइड बढ़ते जा रहे हैं। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, इन लोगों ने बड़े ही बोला था हमारे को, हमसे मिलते रहते हैं, इन सब ने हमारे को बोला था कि हमारी जब स्टेबल गवर्नमेंट हो जाएगी हम बहुत अच्छी तरह काम करेंगे, आयोग बनाएंगे, मंत्रालय बनाएंगे। उस टाइम इन्होंने हमारे को बहुत सारे वादे किए थे। जैसे जैसे अगले सेशन में आएंगे, उसके बाद इन्होंने बोला जी, इनका नारा वही था, महिलाओं के लिए सब कुछ करेंगे। मतलब उस टाइम भी हमारे साथ धोखा किया गया। हमारे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो जुडिशियल सिस्टम है, जिसका काम न्याय दिलाने वाला है, वो भी एक तरफा ही बात करता है। जब उनके ऊपर झूठे मुकदमे लड़कों पे हो जाते हैं, तो जब वो कानून अगर बच्चे की कस्टडी को ले लेते हैं, बहुत सीरियस कंसर्न है। क्योंकि बच्चा, उसे मतलब नहीं है कि आपके बीच में लड़ाई झगड़ा क्या चल रहा है, वो तो मासूम है, उसे बाप भी चाहिए, माँ भी चाहिए, दोनों चाहिए। मगर जब वो कोर्ट में जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर। यहाँ वैसे तो आए दिन कई तरह के प्रदर्शन चलते हैं, लेकिन आज जिस प्रदर्शन पर मैं खड़ा हूँ ये कुछ खास है। खास बात इसमें यह है कि ज़्यादातर अगर देश के अंदर बात की जाए तो ज़्यादातर महिला उत्पीड़न की बात जो है बार बार देश में उठाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा भी वर्ग है, पुरुष वर्ग, जिसके उत्पीड़न के लिए कभी कोई आवाज़ नहीं उठाता। कहीं ना कहीं वो महिला वर्ग से ही उत्पीड़ित है और उन्हीं के उत्पीड़न का शिकार है, और जिसकी वजह से वो यहाँ पर प्रदर्शन पर आए हैं। और इस बार इन्होंने कुछ अलग तरीके का प्रदर्शन किया है। पूरे भारत में राइड के माध्यम से अपनी बात को लोगों तक, हर प्रदेश तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो जानेंगे कि क्या इनकी परेशानियां हैं, किस लिए ये यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं। मैं आपको पीछे दिखा दूं कि ये प्रदर्शन चल रहा है राइट फॉर मैन कमीशन, यानी कि ये बार बार मांग करते रहे हैं पुरुष आयोग बनने की। जहां एक तरफ महिला आयोग है, उसी तरीके से ये हमेशा मांग करते रहे हैं, इनकी मांग रही है अक्सर कि एक पुरुष आयोग बनाया जाए, लेकिन कभी भी सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। चलिए चलेंगे इन्हीं के पास और बात करेंगे कि आखिर किस वजह से ये बार बार पुरुष आयोग की मांग करते रहे हैं। तो जानते हैं आज इनसे कि क्या किस वजह से ये दोबारा प्रदर्शन पर यहाँ पर आए हैं, और इस बार इनके कुछ राइडर्स भी साथ में लाए हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल तो ये क्या है? देखिए जी, विश्व में सबसे पहली अनोखी राइड है जो किसी कॉज के लिए हुई हो, मतलब फर्स्ट एवर राइड फॉर मेन कमीशन। अब तक विश्व के अंदर इतनी लंबी राइड, 16,000 किलोमीटर की राइड किसी भी कॉज के लिए नहीं हुई। ये पहली बार है कि कुछ हमारे साथ हुई है। और हमारे ये दो राइडर्स हैं, डॉक्टर अमजद खान और संदीप जी। दोनों ही जो है हमारे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स हैं और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज है। इनके पास, डॉक्टर अमजद खान के पास 18 गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लगभग 500 से ज़्यादा अवार्ड्स हैं विभिन्न क्षेत्रों में। बाइकिंग उसमें से एक है। हम लोगों ने जो राइड का था, राइड फॉर मैन कमीशन, जैसे कि हमारे देश में जानवरों, पेड़ पौधे, इन्वायरमेंट, सबके लिए आयोग है, मंत्रालय है, सिर्फ एक पुरुष है जिसके पास इस तरीके से कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है। सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं हैं जो महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है, पर दुर्भाग्यपूर्ण केवल पुरुष है जिसको वो इग्नोर करते आ रहे हैं। उनके पास कोई भी रिहेबिलिटेशन सेंटर, आयोग या मंत्रालय नहीं है। मतलब क्या क्या है वजह जो आप बार बार डिमांड करते रहे हैं पुरुष आयोग? मतलब किस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है पुरुषों का, जिसकी वजह से आपको आयोग की जरूरत? देखिए जी, हमारे देश के अंदर लगभग हर 4.5 मिनट में एक पुरुष सुसाइड कर रहा है। क्यों? उनमें मैं आपको बताता हूँ, सब ये एनसीआरबी का डाटा है कि सबसे बड़ा कारण जो है उसके अंदर वो डोमेस्टिक इश्यूज है। सरकार कानून बनाती है, जैसे कि अभी नए कानून आए, बदलाव कर, उनको मालूम है कि कितना पुराना हमारे पास रहा जो उसके अंदर फेक केसेस और कितने लूप होल्स थे उस लॉ के अंदर, मगर उन लोगों ने उसके अंदर भी बदलाव नहीं करे, जिसका खामियाजा हर साल पुरुष सुसाइड जो है वो बढ़ता जा रहा है। पहले महिलाओं का आप देखेंगे, सरकार ने इतना बढ़िया काम करा कि वो एक लाइन पे चल रहा है सुसाइड 40 से 45 हजार के बीच में, मगर पुरुषों का सुसाइड जो था पिछले 10 सालों में आप ग्राफ देखोगे, हर साल वो 7 से 10% ऊपर बढ़ता जा रहा है। यही एक चीज है जो हैप्पी इंडेक्स आप देश का देखेंगे कितना बुरा है। क्यों? क्योंकि 70% पुरुष जो है उसके पास कोई भी लॉज नहीं है जो उसके राइट्स को बचाते हो। कोई भी महिला आती है, कोई भी उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज करती है, डोमेस्टिक वायलेंस करती है, तो वो अपना बचाव नहीं कर सकता। वो पुलिस के पास जाता है,
कोर्ट के पास जाता है, कोई लॉज नहीं होते उनके पास, तो वो भी उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाते, जिसके कारण वो निराश होकर सुसाइड कर लेता है। दिन प्रतिदिन सुसाइड बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं से 3 गुना ज्यादा सुसाइड्स हैं, मगर फिर भी उनके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। आप सोच सकते हैं कि कितना अन्याय पुरुषों के साथ हो रहा है। उनको एक तरीके से मतलब जेंडर ही नहीं माना था, देश का नागरिक ही नहीं माना था, मैं तो ये कहूँगा, ऐसा लगता है। अगर जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं, केस कोर्ट में जाते हैं, 3-3 4-4 मुकदमे चलते हैं, लेकिन होता तब भी कुछ नहीं है। पुरुष आयोग बनने के बाद क्या ऐसा नया होने? देखिए, हमेशा गवर्नमेंट बॉडी जो होती है वो लॉ मेकर्स होते हैं। जब कोई आयोग होता है या मंत्रालय होता है, वो अपने लेवल पे शोध करते हैं, उसके अंदर रिसर्च करते हैं, या जो भी गवर्नमेंट से हमारी आवाज पहुंचाते हैं। अभी क्या हो रहा है, जितनी भी गवर्नमेंट बनी हुई है सरकारें हैं, तत्कालीन जो हमारी सरकारें हैं, ये केवल जो है महिला वोट बैंक को लुभाने में लगी रहती है, वो पुरुषों की बात नहीं सुनते। अब अगर कोई मंत्रालय बनता है या कोई आयोग बनता है, तो वो उनके कल्याण के लिए आगे बढ़ के काम करेंगे। जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, अब तक ब्रेस्ट कैंसर के लिए सरकारों के पास लाखों करोड़ों का बजट है, बहुत अच्छी मार्केटिंग करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, मगर प्रोस्टेट कैंसर के लिए कोई बात नहीं करता। तो इसी तरीके से जो पुरुषों से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनके लिए वो आयोग काम करेगा, जिससे कि वो उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बना सकता है कि जो भी अगर वो कहीं पे भी परेशान है तो वो उनके पास जाए। अभी तक कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप कोई लड़का परेशान भी होता है, पर पीएमओ के अंदर भी लेटर डालता है, तो भी उसकी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि कोई आयोग नहीं होता। तो एक ही इस समय सॉल्यूशन है, एक गवर्नमेंट बॉडी हो जो सारी चीजों पर रिसर्च करे और हमारी बात पार्लियामेंट तक पहुंचाए। अब लेकिन पार्लियामेंट तक पहुंचाए, आपने कहा हर बार, मैं कई बार पहले भी देख चुका हूं कि आपके प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन जब सरकार इतनी कठोर है कि पुरुषों के लिए सोचती नहीं है, क्या किस वजह से कि गंभीरता से नहीं लेती, यानी कि संज्ञान में नहीं लेती? देखिए, जो 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, इन लोगों ने बड़े ही बोला था, हमारे को इनसे मिलते रहते हैं, इन सब ने हमारे को बोला था कि हमारी जब स्टेबल गवर्नमेंट हो जाएगी, हम बहुत अच्छी तरह काम करेंगे, आयोग बनाएंगे, मंत्रालय बनाएंगे। उस टाइम इन्होंने हमारे को बहुत सारे वादे किए थे। जैसे जैसे अगले सेशन पे आए ये, उसके बाद इन्होंने बोला जी, इनका नारा वही था, महिलाओं के लिए सब कुछ करेंगे। मतलब उस टाइम भी हमारे साथ धोखा किया गया। आज हमारे पास उदाहरण है, आज आप 2024 में हो, इनकी सीटें कहां से कहां पहुंच गई। हमारे यहाँ जो पुरुष थे, जो इनके सहमत नहीं थे इनकी नीतियों से, आज उन्होंने नोटा दबाया। इंदौर देख लो और ऑल इंडिया देख लो, तो नोटा की संख्या अपने आप बढ़ती जा रही है। तो जब सरकारें हमारे हक की बात नहीं करेंगी, तो अल्टीमेटली हम लोग यही, हमारे पास विकल्प है, नोटा दबाएंगे हम लोग, और क्या करेंगे। आज इनकी सीटें इतनी कम हुई है, अगली बार बहुमत आने में इनके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा तो यही कहना, जब आप कहते हो लड़का लड़की एक समान, फिर भेदभाव करना बंद करो ना। आप एक तरफ 52 कानून बनाते हो और एक तरफ एक भी कानून नहीं है। एक तरफ लाखों करोड़ों देते हो, दूसरी तरफ पुरुषों के सारे राइट्स दबा देते हो। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा आपके साथ। आप मोदी सरकार की बात कर रहे हैं, 10 साल में बहुमत में थी, लेकिन मोदी से पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उससे पहले फिर बीजेपी कांग्रेस। तो मतलब बीजेपी के राज में आज आप कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ, आश्वासन दिए गए लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन क्या कांग्रेस के राज में भी आपको लगता है कि अगर कांग्रेस की किसी और पार्टी की सरकार आती हो तो शायद आपका आयोग बन पाए? मैं तो सारे जितने भी पार्टीज हैं उनको हिदायत देना चाहूंगा कि आप ये समझ लीजिए, आप जो ये काम कर रहे हो, आप 1 लाख महिलाओं को 1 लाख रुपए दोगे, ये सब बस फ्री बस दोगे, अल्टीमेटली आप हमारी जनरेशन को ना एक अच्छे खासे आंदोलन की तरफ खड़ा कर रहे हो, और इसका खामियाजा आज नहीं तो कल आपको भुगतना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अच्छा, बार बार प्रदर्शन करके अगर सरकार नहीं मानती अभी भी, तो अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए सर, हम लोग हर साल, हमारा काम है काम करते रहना। आजादी भी हमारे को ऐसी नहीं मिल गई थी, कई साल लगे थे। तो हम लोग, ये जो हमारा हक है, हमारे राइट्स है, इसके लिए हम लोग काम करते रहेंगे, चाहे जितना मर्जी दम लगे, जितना मर्जी समय लगे। सवाल मेरा फिर वही है कि जो ये राइडिंग है, राइडिंग का ये आखिर सिलसिला क्या है? मतलब किस तरीके से राइडिंग से अवेयर करना चाहते हैं? मतलब किस लिए ये 16,000 किलोमीटर की राइड? देखिए, जो ये राइड थी वो पूरे लगभग 22 स्टेट से होके गई। 22 राज्यों के अंदर हर एक जगह, छोटी जगह, गांव, कस्बे, तहसील, हर जगह से निकली। हर जगह जाके वो, उनका मैसेज था कि हमारे पुरुषों का जो राइट्स हैं उनके बारे में भी बात करी जाए। हमारा एक साइनिंग कैंपेन है जो change.org पे चला। हमारे राइडर्स जगह जगह पे गए और उन लोगों ने वहाँ पे जाके अपने साइनिंग कैंपेन जो थे उसमें लोगों को पार्टिसिपेट करवाया। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8882-498-498, उसका प्रचार भी किया और साथ साथ उस पर मिस कॉल देकर भी वहाँ पे उसका साइनिंग कैंपेन जो था उसमें भाग दिलवाया। ये अपने आप में पहली बार था कि हम छोटी छोटी जगहों पे भी गए जहाँ पे लोगों को कुछ पता नहीं होता ना इन चीज़ों के बारे में, उनके राइट्स के बारे में नहीं पता होता था, हमने उनको बताया हुआ था।
हर एक बात को हमारी पहुंचाया हुआ था। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अवेयरनेस का एक नया तरीका था। बिल्कुल, अवेयरनेस के साथ साथ ये हमारी आगे की साइड तो हम जागरूकता फैला रहे हैं, जिससे कि जब भी कोई एमपीज उनके पास आए और वो केवल महिलाओं के लिए बात करे तो उनसे पूछा जाएगा कि आखिर आपने हमारे लिए पुरुषों के लिए क्या किया है, आपके पुरुषों के लिए क्या नीति है, अगर आपके कुछ नहीं है तो मैं आपको वोट क्यों दूं। चलिए, ये तो थी पुरुष आयोग की मांग करने की बात। तो इसी पे मेरा एक सवाल है, जैसे आपकी संस्था है, तो ये संस्था जो परेशान है, पीड़ित है पुरुष, जो घर की हिंसा का शिकार होते हैं, उसके बाद कई सारे मुकदमों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी बहुत सारे मुकदमे उन्हें भुगतने पड़ते हैं, सुनवाई नहीं होती, तो उसके लिए आपका आयोग क्या करता है? देखिए, जो हमारी हेल्पलाइन है 8882498498, इसके माध्यम से हम लोग पुरुषों को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं चाहिए करना। साथ ही साथ हमारी हर जगह पे लगभग 25 से 30 जगहों पे ऑल ओवर इंडिया हमारी मीटिंग्स होती हैं, जहाँ पर हम उनको लीगली गाइड करते हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना, और एक तरीके से हम लोगों का सपोर्ट सिस्टम बन के उभरते हैं हमेशा। 3-3, 4-4 मुकदमे जैसे वो झेल रहे होते हैं, वकीलों के चक्कर, कोर्ट के चक्कर, पैसा बर्बाद करते हैं, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए की डिमांड करती हैं औरतें, जो लेडी हैं, महिलाएं हैं, बच्चों से नहीं मिलने देती। उसके लिए यानी कुछ क्या क्या यानी कि आपका संगठन करता है, कैसे हेल्प कर पाता है? देखिए, हमारे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो जुडिशियल सिस्टम है, जिसका काम न्याय दिलाने वाला है, वो भी एक तरफा ही बात करता है। जब उनके ऊपर झूठे मुकदमे लड़कों पे हो जाते हैं, तो जब वो कानून अगर बच्चे की कस्टडी को ले लेते हैं, बहुत सीरियस कंसर्न है, क्योंकि बच्चा, उसे मतलब नहीं है कि आपके बीच में लड़ाई झगड़ा क्या चल रहा है, वो तो मासूम है, उसे बाप भी चाहिए, माँ भी चाहिए, दोनों चाहिए। मगर जब वो कोर्ट में जाता है तो कस्टडी नहीं मिलती है, या कोर्ट का ऑर्डर भी हो जाता है कि भाई आप बच्चे को बाप से मिलने दो, उसे मिलने नहीं देते, और वो एक बच्चे के जो राइट्स है उसका भी हनन होता है। तो ये बहुत दुर्भाग्य वाली बात है। हमारी एनजीओ उनको बात करती है, हमारे कई सारे वॉलंटियर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक इस चीज को फाइट करते आए हैं। हमारे यहाँ पे उनको बताया जाता है कि किस तरीके से आपको कौन से सेक्शंस में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं, जिससे कि वो आगे अपने केसेस में फायदा लेता है। ये बहुत, जैसा कि आपने बताया, लाखों करोड़ों की पैसों की मांग करी जाती है, हम लोग उनके राइट्स बताते हैं उनको। ऐसा कहीं भी कानून में नहीं लिखा है कि उनको इतनी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे या कुछ। हम लोग उनको एक लीगल फॉर्म में समझाते हैं कि क्या कानून कहता है, और वो उससे फायदा उठाते हैं। पूरा नाम एक बार सर बताएंगे? मेरा नाम प्रियेश भार्गव है, मैं मैन वेलफेयर ट्रस्ट से हूँ। तो ये थे हमारे साथ भार्गव जी। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप देखें, एक महिला आयोग है और लगातार पुरुष आयोग की मांग लगातार यानी कि देश में उठती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्पीड़न का शिकार सिर्फ महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी होना पड़ता है, और शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से भी। बात मैं आपको एक और बोलना चाहूंगा, मर्द को भी दर्द होता है। ये हमारे अमिताभ साहब ने बोल तो दिया, मगर लड़कों की जिंदगी एकदम खराब हो गई। मर्द को भी दर्द होता है, वो भी इंसान है। जिन सब लोगों को उनके बारे में भी सोचना चाहिए, ये ह्यूमन राइट्स है। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि हमारी जो ये मुहिम है मेन कमीशन की, इसके अंदर आप लोग सब लोग हमारा सहयोग दें। हमारी हेल्पलाइन है 888288249849, इसके ऊपर केवल एक मिस कॉल दें और आप हमारे साइनिंग कैंपेन का भाग बन सकते हैं। धन्यवाद। चलिए, तो आपने सुना है कि किस तरीके से अगर आप पीड़ित हैं या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, यानी कि पुरुष शोषण आपके साथ भी हो रहा है कहा जाए तो, क्योंकि महिलाएं तो अक्सर कहती हैं कि महिला शोषण हो रहा है, सरकारें भी बातें करती है महिला सशक्तिकरण की, लेकिन पुरुषों की बात शायद ही कोई करता है इस देश में। लेकिन फिर भी अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से पीड़ित है तो इस नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट